Hello friends, I'm Dr. Ranjita Soni, Faculty of Environmental Science, Jagannath University, Jaipur. So today I will discuss about some various environmental acts. When we talk about some environmental acts, basically acts will be made for the various kinds of conservation and proper implementation of the uses of natural resources, or we can say कुछ ऐसा हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम काम में ले रहे हैं या जो प्रोसेसेस हमारी चल रही हैं, यदि हम उनको प्रॉपरली यूज़ करें और मिसयूज़ ना करें तो उसको मेंटेन रखने के लिए एनवायरमेंटल एक्ट्स बनाए जाते हैं। और इन एनवायरमेंटल एक्ट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ कुछ एनवायरमेंटल एक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा पहला एनवायरमेंटल एक्ट जो हम डिस्कस करेंगे, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। 1981 में बना हुआ ये एक्ट है वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए। हर एक्ट को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि वायु की गुणवत्ता में हम सुधार करते रहें, और जो वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने में अपना योगदान नहीं दे उसके प्रति हम कुछ कानून को लगाकर, कुछ स्ट्रिक्टनेस बढ़ाकर और कुछ ऐसे तथ्य हम उसमें जोड़ दें जो कि उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसके प्रति समर्पित रहे। जैसा यदि किसी ने पोल्यूशन किया तो हम उस पर कुछ फ़ाइन लगा दें, या किसी इंडस्ट्री ने कार्बन ज़्यादा रिलीज़ किया तो उस पर कुछ टैक्स लगा दिया जाए। यदि किसी इंडस्ट्री ने पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं तो उसे अवार्ड फॉर्म में हम कुछ टैक्स में रिबेट दे दें। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ और रेगुलेशंस ही हम इन सब एक्ट्स के अंतर्गत देखेंगे। जैसा एयर एक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो बेसिकली 1981 में बना हुआ एक्ट है ये, और यहाँ बेसिकली एयर को प्रिवेंशन मतलब बचाने के लिए करा गया एक्ट है ये, और एयर की क्वालिटी को सुधारने के लिए। और बेसिकली ये जो एक्ट है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके द्वारा बनाया गया है, एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के द्वारा किया है, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे जितनी जो संस्था इसके लिए काम कर रही है उसी संस्था द्वारा स्टेट लेवल पे कई संस्थाएं हैं जो कि पोल्यूशन की एक्टिविटीज़ को सुधारने के लिए ये एक्ट्स फॉलो करती है और इन्हीं को मॉनिटर भी करती है रेगुलर। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं कि ये वायु प्रदूषण को समझाते हैं, डिफाइन करते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है, किस तरह के सॉलिड, लिक्विड या गैसियस पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में किन्हीं भी बर्निंग एक्टिविटी से रिलीज़ होते हैं, और फिर ये किस तरह से ह्यूमन हेल्थ को इंजरी करते हैं या हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। और ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को बल्कि प्लांट्स और प्रॉपर्टीज़ को भी हार्म पहुँचाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स भी प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। वो स्टैंडर्ड्स WHO के हो सकते हैं, ISI के हो सकते हैं, या एयर पोल्यूशन के हम रेफरेंस में बात करें तो नॉक्स के हो सकते हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड्स सेट इसलिए किए जाते हैं कि हम स्टैंडर्ड्स से कंपैरिजन करके ये चेक कर सकते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग करके, कि एनवायरनमेंट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है और कितना होना चाहिए, और यदि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो हम ये ईज़िली चेक कर सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है। इसी तरह से कई सारे पोल्यूटेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिनको हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ चेक करके और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एयर एक्ट बेसिकली सीक्स टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन, उसको मिनिमाइज करने के लिए बनाए गए हैं और रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं कि जो भी अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं उनसे कोई वेस्ट जनरेट ना हो और एग्जॉस्ट रिलीज़ ना हो। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे इनको चेकिंग या मॉनिटरिंग करने के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज़ हैं जिनको हम कहते हैं SPCBs। ये SPCBs जो हैं ये बेसिकली इसी एक्ट के अंडर में वर्क करती हैं और किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट के पोल्यूशन कंट्रोल एरिया के अंतर्गत ये चेक करती है कि कितना होना चाहिए पोल्यूशन और कितना ज़्यादा इंडस्ट्री करी है, और उसी के बिहाफ पे उस इक्विपमेंट को स्टॉप किया जा सकता है या उसकी फ़ाइन सर्विसिंग या ट्यूनिंग की जा सकती है, या फिर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिनको हम मॉनिटर करके उन पे बैन कर सकते हैं या उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। पार्लियामेंट में भी इस एक्ट को एनेक्टेड किया गया था 1981 में ही, इसीलिए हम इसे एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 कहते हैं। और इस एक्ट में जो प्रोविज़न है वो एस्टैब्लिशमेंट है CPCB का, विच इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और
जो कि रेगुलेट मॉनिटर करता है स्टेट लेवल बोर्ड्स को। बेसिकली नटशेल में यदि हम बात करें एयर पोल्यूशन एक्ट्स के बारे में, तो यहाँ एक पावर और अथॉरिटी बोर्ड होता है। इस बोर्ड के कुछ फंक्शंस होते हैं, टीम मेंबर्स हैं। टीम मेंबर्स के फंक्शंस हैं कि जो भी इंडस्ट्री ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है या जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स की लिमिट्स को क्रॉस कर रही हैं, तो रेगुलर मॉनिटरिंग करके उन स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाता है, और यदि वो स्टैंडर्ड्स एज पर द मॉनिटरिंग जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके बेसिस पे उन पे टैक्स लगा सकती है। इसी तरह से बात करें यदि हम वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, बेसिकली वाटर पे कई सारे एक्ट बने हैं, बट जो सबसे फर्स्ट एक्ट बना था 1974 में बना है। बाद में इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, सुधार किए गए, कुछ चेंजेस भी किए गए। तो सेम ये भी इसी तरह का एक्ट है जो कि 1974 में बना गया वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। सिमिलरली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको प्रपोज किया, और उसके बाद में स्टेट लेवल्स पे जितने भी बोर्ड्स हैं स्टेट वाइज वो उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं हर इंडस्ट्रियल लेवल पे, और जहाँ भी सप्लाई होती है वाटर का वहाँ उस सप्लाई लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जो है रेगुलर इसका मॉनिटरिंग करता है। और मॉनिटरिंग करने के बाद हम ये फाइनलाइज करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी पर्टिकुलर अथॉरिटी यदि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट के तहत जुर्म कर रही है, कोई ऑफेंस कर रही है या पोल्यूशन जनरेट कर रही है, जैसा हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ कई बार अपना जो ड्रेनेज है वो किसी एक्वेटिक बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर देती है, तो यदि इस तरह की कुछ हमें मिलते हैं ऑफेंसेस, तो जो भी एजेंसी है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो उस पर एक्शन ले सकती है, उस पर फाइन और पनिशमेंट लगा सकती है। वाटर एक्ट के साथ में ही एक और एक्ट ऐड किया गया है जिसे हम कहते हैं 1977 का वाटर सेस एक्ट। ये सेस एक्ट बिल्कुल एक तरह का कर ही है, टैक्स ही है, तो कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के लिए सेस एक्ट को लगाया गया है, और ये बहुत पुराने एक्ट हैं और आज भी चले आ रहे हैं, जिनको स्टेट बोर्ड जो है वो रेगुलर मॉनिटर करता है कुछ फाइन और पनिशमेंट्स के साथ में। 1972 में एक और एक्ट बना जो कि है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये बेसिकली हमारी बायोडाइवर्सिटी को सेव और कंजर्व करने के लिए बनाया गया है, और इसका जो मेन एम है टू कंट्रोल पोचिंग, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सो बेसिकली जितने भी इलीगल हंटिंग और पोचिंग की जाती है वाइल्ड एनिमल्स की, लाइक वो लायन हो, टाइगर हो, एलिफेंट्स हो, राइनोसेरोस हो, तो इस तरह के एनिमल्स को जब इलीगली मारा जाता है, किल कर दिया जाता है उनके कुछ प्रोडक्ट्स लेने के लिए, तो इस तरह के एक्ट्स जो होते हैं वो हम उन एक्ट्स के तहत उनको सज़ा का प्रावधान है, तो उनको हम देख सकते हैं इस रूप में। बेसिकली मिनिस्ट्री जो है उसने प्रपोज किया है अमेंडमेंट इन द लॉ बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर रिजिड मेजर्स टू स्ट्रेंथन दिस एक्ट, कि ये और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इतना स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि यदि आप किसी एनिमल पे कोई भी क्रूल कर रहे हैं, उसको आप मार रहे हैं, आप उसको सता रहे हैं, तो उसके तहत भी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, और ऐसा है, अब ऐसा है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कोई फ्लोरा है, फौना है, तो हम उन एरियाज़, प्रोटेक्टेड एरियाज़ को प्योरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अलाउड नहीं है। यदि ऐसा जुर्म कोई करता है, चाहे वो इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है या कम्युनिटी है, तो उसको सज़ा का प्रावधान है। बेसिकली कई शेड्यूल हैं इस एक्ट में। एक बहुत पुराना केस था जो बहुत पॉपुलर था और सभी को ज्ञात होगा। सलमान खान का एक केस हुआ था जिसमें उसने हिरण का शिकार किया था, और उस एक्ट में उसको जो सज़ा मिली उसका एक्ट बेसिकली यही था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके तहत उसने कई सारा फाइन और उसको पनिशमेंट भी मिला, इम्प्रिजनमेंट भी हुआ। तो बेसिकली ये जो केस था 5 years रिड्रियस इम्प्रिजनमेंट फॉर शूटिंग अ ब्लैक बक इन राजस्थान, बेसिकली जोधपुर से रिलेटेड था। और आप देखेंगे हाई कोर्ट की अपील के बाद इसमें 16 पर्सन्स जो थे वो कॉन्विक्टेड हुए और उनको 7 years तक जो है वो इम्प्रिजनमेंट मिला। इसके अलावा और भी ऐसे शेड्यूल्स हैं जिसमें इंडिविजुअली कुछ भी इस तरह का ऑफेंस करने पे सज़ा का प्रावधान है, चाहे वो कोई भी वाइल्ड एनिमल हो या डोमेस्टिक एनिमल भी हो। Now one more act is related with the legislations, Forest Conservation Act। ये हमारे प्लांट्स और पेड़ों को बचाने के लिए बनाया गया एक्ट है। 1980s में इसकी शुरुआत की गई थी, और जितने भी हमारे जंगल हैं उन जंगलों को बचाने के लिए किया गया, उनका प्रिजर्वेशन करने के लिए किया गया।
वैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बना है, लेकिन इनमें कुछ सुधार या बदलाव करके और ये एक्ट फिर से बनाए गए जो कि 1980 में बना। और इसका भी मेन एम यही है कि हमारा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, उन सब का प्रिजर्वेशन करना, उनको कंजर्व करना। इलीगली आप कोई पेड़ नहीं काट सकते बिना परमिशन और अथॉरिटी के। सो बेसिकली रीफॉरेस्टेशन करना, रीजनरेट करना, और जो एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए ग्राउंड एरियाज़ पे, तो उस एक्ट के लिए हम गवर्नमेंट ही कोशिश करती है कि जितने भी एरियाज़ हैं उनमें रीफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाए गए। यदि हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करें तो बिना परमिशन यूज़ ना करें, विदाउट अथॉरिटी हम उनको यूज़ ना करें। गवर्नमेंट इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहाँ नेचुरल एरियाज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स, उनमें फार्मर्स और विलेजर्स को परमिशन देती है मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट करने की, कैटल्स को ग्रेजिंग कराने की। तो ये सारे जितने भी